अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बूम लिमिटेड के नाम से आपका एक क्वेश्चन है रेशोज का। ये रेशोज का क्वेश्चन जो है, इसमें उसने आपको एक इनकम स्टेटमेंट दी हुई है। एज यू कैन सी, बॉम लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स। मैंने कहा था ना, सबसे पहले ये जरूर देखा करें कि ये किस कंपनी की किस इंडस्ट्री से रिलेटेड इसका बिजनेस है। तो ये स्पोर्ट्स कोर्स में काम करती है। फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडर 31 दिसंबर 2017 हैव बीन सबमिटेड टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ओके। कहते जी इनकम स्टेटमेंट बनी है। इनकम स्टेटमेंट आपके सामने है 2017 की। और नीचे अगर आप जाएं तो आपको बैलेंस शीट भी नजर आती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी उसने दी हुई है 2017 की। Although performance of IBL has improved from the last year, CEO wants to compare the results with other companies operating in sports manufacturing industry. In this respect, following industry data has been gathered. तो उसने क्या किया जी, उसने आपको इंडस्ट्री की रेशो खुद निकाल के दे दी। उसने कहा जी कि इंडस्ट्री में नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 7.7% है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 23.5% है। करंट रेशो 2.7:1 है। गेयरिंग रेशो 50-50 है। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट ROA जो है वो 32.9% है। और रिटर्न ऑन कैपिटल जो है वो 27.4% है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 31.3% है। वो कहता है जी ये रेशो जो है नॉर्मली इंडस्ट्री की, इस इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में नॉर्मली ये रेशोज होती हैं। कहता है रिक्वायर्ड में, कहता है कंप्यूट बीएल्स रेशो ऑफ कंपैरिजन विद इंडस्ट्री। कहता है जी आप इसकी रेशो कैलकुलेट करें, आप अपनी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करें और इसके साथ कंपेयर करें, देखें ज्यादा है या कम है। अगर कम है तो क्यों है, ज्यादा है तो क्यों है, इसके ऊपर कमेंट करना है जी। और फिर इसी तरह नेट प्रॉफिट मार्जिन कम है ज्यादा है, करंट रेशो, गेयरिंग रेशो, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, सब रेशोज कैलकुलेट करें। और रेशोज कैलकुलेट करके आप कंपेयर करके बताएं आप ठीक चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं। राइट जी। तो इसके लिए हाँ, इसका मतलब है ये रेशोज तो हम हमारे पास ऑलरेडी हैं, हमें भी यही रेशोज अपनी कंपनी की कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर मैं जाऊं तो मुझे क्या चाहिए जी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। मैं जाता हूं जी, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट कहां से मिलेगा, इनकम स्टेटमेंट में से। ये देखें जी, ये 3500 का आपको ग्रॉस प्रॉफिट नजर आ रहा है और सेल कितनी नजर आ रही है, 21,000 की रेवेन्यू। तो 3500 डिवाइडेड बाय 21,000 मल्टीप्लाई बाय 100, इसकी रेशोज नीचे कैलकुलेट की हुई है। मैं जरा आपको बाय वन सारी रेशोज जो है उसे कैलकुलेट जो की हुई है वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ये देखिए, ये आपने भी ऐसे वहां पर करना है जी। देखें इसका फॉर्मेट देख लें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, इसके आगे रेशो कैलकुलेट करें और जो इंडस्ट्री की गिवन है वो पहली लिखी होगी और अपनी जो है वो अब आप कैलकुलेट करेंगे। आपने कैलकुलेट की जीपी रेशो 3500 डिवाइडेड बाय 21,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें पता चला हमारी जो जीपी रेशो है दैट इज 16.7%। कितनी है जी, 16.7%। वो कहता है जैसे कि उसने क्वेश्चन में बताया कि पिछले साल से ये बेहतर है। पिछले साल से हमारा मुमकिन है जीपी पिछले साल 10% हो, लेकिन हमारा इंडस्ट्री के साथ अगर आप देखते हैं तो इंडस्ट्री में हमारी रेशो इस वक्त कितनी नजर आ रही है, 23.5%। इसका मतलब है हमारा जीपी ऑल्दो अच्छा है, लेकिन इंडस्ट्री में इस वक्त इसी मार्केट में लोग 23.5% जीपी कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, एक तो आपने ये जो कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के मार्क्स हैं, इस फॉर्मेट को बनाने के मार्क्स हैं, आपने लिख दिया। अब इसके ऊपर आपने कमेंट करना है। देखिए, चूंकि इसी साफ नजर आ रहा है कि हमारा जीपी जो है ये मार्केट से कम है, तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि जीपी कम होने की क्या वजह हो सकती है। देखिए, जीपी कम होने की वजह एक तो ये हो सकती है शायद हमारे रेवेन्यू उस तरह से नहीं बढ़े जिस तरह से रेवेन्यू बढ़ने चाहिए थे। दूसरा ये है कि शायद हमारी कॉस्ट ऑफ सेल उस तरह से नहीं बढ़ी, क्योंकि ये अगर लेज्यूम 7-8 नंबर का क्वेश्चन है तो 7-8 नंबर में आपने ऑलरेडी कोई 7 रेशियोज कैलकुलेट करनी है। बहुत लंबा इसके बारे में मत लिखिएगा, आप एक एक दो दो रीजंस बस दे दें।
फॉर एग्जांपल अगर वो पूछता है कि बूम लिमिटेड की जो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्यों कम है, तो आप बता दें मुमकिन है हमने मटेरियल ज्यादा महंगा खरीद लिया हो, मे बी मटेरियल प्राइसेस है इंक्रीज, वी हैव परचेज्ड हाई कॉस्ट मटेरियल्स, मे बी सेल वाज नॉट अप टू मार्क्स, सेल जो प्राइस थी वो हमारी शायद उतनी नहीं थी, या दूसरा कोई भी और हमारी लेबर प्राइस जो है वो शायद इतनी हो, या दूसरा ये भी होता है कि बाज़ का हम खुद भी जानबूझकर भी थोड़ा सा जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है ये कम रखते हैं। तो कोई भी जो हमने रीजन डिस्कस की थी उनमें से 2-3 जो रीजंस हैं वो डिस्कस कर दें। इसने नीचे अगर ये देखें, मैं नीचे आता हूं तो ये उसने रीजंस डिस्कस की हुई हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है इसको कैसे रीजंस फॉर द वेरिएशन फ्रॉम द इंडस्ट्री है, कहते हैं जी परचेज, नंबर 1 उसने रीजन जो बताई है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो है, कहता है शायद हाई प्राइस है जो हम डिस्कस करते हैं। अगर दूसरा ये इनएबिलिटी टू ऑब्टेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन प्रोडक्शन एज कंपेयर टू इट्स कंपेटिटर्स, शायद हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल में उसका एडवांटेज नहीं ले सकते। आई होप आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है कि प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम होती जाती है। तो शायद हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो मार्जिन है वो जो बेनिफिट है वो अवेल नहीं कर सके। हमारे कंपेटिटर ने बेहतर ये मार्जिन लिया, हम उस तरह से इसको अवेल नहीं कर सके। हाई प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू इनएफिशिएंसीज, वंस अगेन हाई प्रोडक्शन कॉस्ट वंस अगेन मींस के रॉ मटेरियल जो है वो शायद महंगा है, बिजली शायद महंगी हुई होगी, क्योंकि देखिए डोंट फॉरगेट जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें मटेरियल की कॉस्ट भी होती है, लेबर की भी होती है, ओवरहेड्स की भी होती है। तो सारी चीजें मिल मिला के हम कहते हैं शायद जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत हाई हो। प्रोडक्शन कॉस्ट में शायद प्रोडक्शन ओवरहेड, that could be electricity expense, that could be labor, that could be indirect labor, that could be indirect material। तो सारी चीजें मिल मिला के शायद हम अपनी कॉस्ट ऑफ सेल इतनी बढ़ गई थी जिसकी वजह से हम अपने प्रोडक्ट को उस लेवल के ऊपर नहीं ले जा सके। और जैसे मैंने जिक्र किया कि बाज़ का कंपनी जो है वो डिलिबरेटली भी अपनी जो सेलिंग प्राइस है, जो मार्जिन है उसको कम रखते हैं मार्केट से। तो इनमें से कोई भी एक रीजन हो सकती है जिसकी वजह से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद उसे कंपेयर करना है। मैंने आपको एक तरतीब बताई थी, कैलकुलेट किया, फिर उसको हमने कंपेयर किया इसके साथ, और फिर हमने रीजंस बताई कि क्यों कम होगी। ठीक हो गया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट, ये अक्सर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर सकते हैं। या प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, या मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई, या हमने खुद उसका मार्जिन कम रखा हुआ। राइट जी, आपने ये रीजंस बता देनी। ये बात क्लियर है जी, ग्रॉस प्रॉफिट क्लियर है, तो मैं जरा नेट प्रॉफिट की तरफ जाऊं जी। जी सर। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट कम्स जी दूसरी रेशो जो हमने कैलकुलेट करनी है वो नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करनी है। नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट रेशो क्या होती है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर मैं जाऊं जी नेट प्रॉफिट के लिए, तो नेट प्रॉफिट के लिए आई नीड नेट प्रॉफिट फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट। वेयर इज दिस नेट प्रॉफिट? इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है 805, और सेल्स मेरी कितनी है 21,000। तो 805 डिवाइडेड बाय 21,000 मल्टीप्लाई बाय 100। इसके लिए बाज़ का पीबीआईटी भी लिया जाता है, लेकिन ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही आप लीजिएगा। राइट जी, हम देख लेते हैं अगर ये रेशो कैलकुलेट होती है तो ये रेशो कैलकुलेट करके कहता है इंडस्ट्री में इसकी रेशो 7.7%। हम भी देख लेते हैं कितनी निकली है जी। मैं जरा रेशो में लेके जाता हूँ जी, आपको देखें जी नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये देखा आप नेट प्रॉफिट मार्जिन हमारा 805 डिवाइडेड बाय 21,000 विच इज 3.8%। और जबकि इंडस्ट्री में नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है 7.7%। नाउ दिस मींस कि वंस अगेन हमारा जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंडस्ट्री से कम है। अब इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि जाहिर है चूंकि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ही कम था, जब ग्रॉस प्रॉफिट कम था तो नेट प्रॉफिट ऑब्वियस था कि हमारा नेट प्रॉफिट भी कम ही होगा। राइट जी, अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज जो आपने वहां पर जरूर डिस्कस किया करनी है। देखें, अगर आप गौर करें तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है इन दोनों में जो डिफरेंस है ये अच्छी खासी परसेंटेज का डिफरेंस है। 16.7% और 23.5%, ये तकरीबन 7-8% का डिफरेंस बनता है। लेकिन अगर आप नेट प्रॉफिट में देखें तो नेट प्रॉफिट में ये डिफरेंस सिर्फ कितना है जी,
तकरीबन 4% बनता है, तकरीबन 4 लेस देन 4%, यानी 3.9% के करीब ये बनता है। इसका मतलब है कि हम इसको जब डिस्कस करेंगे तो हम कहेंगे कि हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंडस्ट्री से कम है। उसकी एक वजह तो ये है कि हमारा जीपी कम था। वो सारी चीजें हम चूंकि पहले डिस्कस कर चुके होंगे, उसे दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। अगर आप करना चाहें तो एक दो पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आपने जब इसको डिस्कस करना तो आप कहें कि हमारा चूंकि जीपी कम था तो ऑब्वियस था कि हमारा नेट प्रॉफिट भी कम होगा। लेकिन द गुड साइन इज कि हमारे जो नेट प्रॉफिट की परसेंटेज का डिफरेंस है वो ग्रॉस प्रॉफिट से कम है। इसका मतलब है शायद हम कॉस्ट ऑफ सेल को तो उस तरह से मैनेज नहीं कर सके, लेकिन नीचे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह, इंटरेस्ट और टैक्स वगैरह को हमने बेहतर मैनेज किया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे बेहतर मैनेज हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट ज्यादा नजर आ रहे हैं। यानी जीपी तो हमारा उतना नहीं था, लेकिन हमने एनपी को उतना नीचे नहीं जाने दिया। इसका मतलब है हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को बड़ा अच्छा मैनेज किया, उन्हें लो रखा। उसकी वजह से हमारा जो इन दोनों का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। राइट जी, इसको मैं लिख के जाता हूँ जी नीचे आपके लिए वंस अगेन। जो ये देखिए जी, नेट प्रॉफिट मार्जिन का जो उसने बताया, सबसे पहले तो आपने कैलकुलेट करना है, दोनों रेशियोज बता देनी है। उसने बताने क्या था जी, ये देखिए उसने कहा जी बीआर's ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 6.8% लोअर देन द इंडस्ट्री। वही जो अभी मैंने डिस्कस किया कि 23.5% और 16.6% का मतलब है कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट था उसका फर्क कितना था, 6.8%। जबकि कहता है जो हमारे नेट प्रॉफिट का डिफरेंस है वो सिर्फ 3.9% है, विच इज अ गुड इंडिकेशन, विच मीन्स कि हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को बहुत अच्छा मैनेज कर ली। ठीक हो गया। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे मैनेज हो गए, उसका मतलब है हमने शायद बेहतर तरीके से अपने प्रॉफिट को मैनेज कर लिया। और उसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो एक्सपेंसेस है उसकी भी रेशो बता दी है कि अगर आप उनका डिफरेंस देखें तो वो भी इतना, लेकिन उसके लिए आपको, आप चाहें तो उसकी भी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है आपके लिए। राइट जी। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हुए आपने बेटा देखना है, नंबर वन तो ये है कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करें, उसे कंपेयर करें, कंपेयर करके ये बताएं कि ऑल्दो ग्रॉस प्रॉफिट से कम है, लेकिन सॉरी ऑल्दो इंडस्ट्री से कम है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें अपने ग्रॉस प्रॉफिट को तो ग्रॉस प्रॉफिट में परसेंटेज ज्यादा आ रही थी। यहां पर हमने परसेंटेज को मिनिमाइज किया, विच मीन्स कि हमने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बहुत अच्छा मैनेज किया। ये बात क्लियर है जी? यस सर। Yes, sir. ओके जी, ओके ओके। नाउ तीसरी रेशो जो है विच इज करंट रेशो। करंट रेशो आज हमने डिस्कस की थी, लिक्विडिटी रेशो होती है। करंट रेशो इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज क्या बताती हैं, हमारी जो शॉर्ट टर्म जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको पे करने के लिए हमारे पास शॉर्ट टर्म के एसेट्स कितने पड़े हुए हैं। राइट जी, इसकी मैं रेशो, ये देखिए इंडस्ट्री की रेशो जो करंट रेशो वो कितनी है, 2.75। इसका क्या मतलब है 2.75? मैंने आपको बताया था ये रेशो ऐसे लिखी जाती है 2.75:1। इसका मतलब है 1 रुपए की लायबिलिटी पे करने के लिए मेरे पास करंट रेशो कितनी, करंट एसेट्स कितने पड़े हुए हैं, 2 रुपए 75 पैसे के करंट एसेट्स पड़े हुए हैं। राइट जी, इंडस्ट्री के पास, इंडस्ट्री इतनी है। हम देख लेते हैं कि हमारे कितने हैं। मैं वापस जाता हूं जी, मुझे चाहिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। देखिए जी, मेरे पास करंट एसेट्स कितने पड़े हुए हैं, 1500 के, और मेरे पास करंट लायबिलिटीज कितनी है, 1000 के। तो मैं लेके जाता हूँ जी, इसको कैलकुलेट करता हूँ 15,000 डिवाइडेड बाय 1000। तो मैं देखता हूं कि मेरी इंडस्ट्री के साथ इसकी क्या रेशो बनती है जी। लो जी, बहुत आगे जाना पड़ेगा। याद है जी कितने नंबर थी हमारी? 494. आ गई आ गई आ गई आ गई। अच्छा जी, here we go जी। देखिए करंट रेशो जो है which is 1500 डिवाइडेड बाय 1000। तो मेरी जो करंट रेशो है दिस इज 1.5। इसका मतलब है मेरी 1 रुपए की लायबिलिटी पे करने के लिए मेरे पास 1 रुपए 50 पैसे के
एसेट्स है, जबकि इंडस्ट्री में ये रेशो कितनी चलती है 2.75। देखिए अगर ये मेरी रेशो कम है तो करंट रेशो का मैंने बताया था कम होना भी कोई इतना बुरा नहीं होता। देखिए ऑल्दो इंडस्ट्री से मेरी रेशो कम है, इंडस्ट्री से रेशो कम है, बट स्टिल इट्स गुड। 1.5 रेशो का मतलब है कि मेरी 1 रुपए की लायबिलिटी पे करने के लिए मेरे पास 1 रुपए 50 पैसे के करंट एसेट्स पड़े हुए हैं। अब ये जो 1 रुपए 50 पैसे के एसेट्स हैं, ये 1 रुपए के 50 पैसे एसेट्स इंडस्ट्री से क्यों कम है, ये भी मुझे बताना है। देखिए इंडस्ट्री से शायद इसलिए कम हो, मुमकिन है हमारी इंडस्ट्री जो है उसमें हमने इन्वेंट्री शायद जो है वो उसका लेवल लो रखा हो। जो दूसरी इंडस्ट्री है वो उसके इन्वेंट्री लेवल हाई हो, वो अपनी इन्वेंट्री को थोड़ा हाई रखते हो, यानी वो चाहते हो कि उनके वेयर हाउस में इन्वेंट्री पड़ी रहे। लेकिन हमारी ये पॉलिसी है कि हम मिनिमम मिनिमम इन्वेंट्री रखें। अगर हम मिनिमम इन्वेंट्री रखेंगे यानी हमारी इन्वेंट्री आती है तो वो बिक जाती है, तो इन्वेंट्री कम है, मुमकिन है इसकी वजह से मेरी जो इन्वेंट्री लेवल है वो कम है। इन्वेंट्री लेवल कम होने की वजह से मेरी इन्वेंट्री कम शो हो रही होगी, करंट एसेट्स कम शो हो रहे होंगे। करंट एसेट्स कम होने की वजह से मेरा जो करंट रेशियो है वो कम शो हो रही है। इसी तरह मुमकिन है मैंने जो अपने रिसीवेबल्स हैं उनको इतना टाइम ही नहीं दिया हुआ। जो इंडस्ट्री है वो मुमकिन है उन्होंने अपने रिसीवेबल को टाइम दिया हुआ है लंबा अरसे के, मुमकिन है 90 दिन के बाद पैसे लेते रहूं। लेकिन मैंने अपने रिसीवेबल को जो क्रेडिट टर्म्स है, जो क्रेडिट पीरियड है वो बहुत लो दिया हुआ, जिसकी वजह से मेरे रिसीवेबल भी कम शो होते हैं। या दूसरा ये भी हो सकता है कि मेरी जो मैंने कैश जो है वो कैश को भी बहुत ज्यादा नहीं रखता, मैं कैश को लेता हूं और उसको मैं इन्वेस्ट कर देता हूं। तो जो हमने बातें वहां डिस्कस की थी वो सारी की सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। फिर ये भी हो सकता है, मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था, बात का था हमारे करंट रेशो इसलिए भी कम होती है कि हमने शॉर्ट टर्म लोन्स नहीं लिए होते बल्कि लॉन्ग टर्म लोन्स लिए होते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स लेने का मतलब है मेरे पास ज्यादा लोन्स हैं जो लंबे अरसे के लिए हैं। उसने जाहिर है मुझे कैश तो दिया हो, सॉरी मैंने लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं लिए बल्कि शॉर्ट टर्म लोन्स लिए। शॉर्ट टर्म लोन्स लेने का क्या होगा कि शॉर्ट टर्म लोन्स करंट लायबिलिटी भी बढ़ाते हैं और साथ कैश भी बढ़ाते हैं, यानी दोनों तरफ वो बढ़ते हैं। तो इससे आपकी जो करंट रेशियो है उसके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकती है। तो अगर आपने करंट रेशियो को डिस्कस करना हो कि क्यों लो आ रही है, मुमकिन है मैंने इन्वेंट्री लेवल कम रखे हों, मुमकिन है मैंने रिसीवेबल को ज्यादा टाइम नहीं दिया, मुमकिन है मैंने कैश जो है उसको लेवल कम रखा हुआ से मैं ज्यादा इन्वेस्ट कर देता हूँ। और तीसरा ये है कि मुमकिन है मैंने शॉर्ट टर्म लोन लिए हो, मैंने लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं लिए हुए। तो मैं इसका भी देख लेता हूँ जी नीचे जाके करंट रेशियोज ये आ गई जी, इसकी क्या क्या रीजंस हो सकती हैं। Since gearing ratio is lower than the industry, so BL might have obtained running finance as compared to long-term finance by the industry availed extended credit terms from suppliers. ये gearing ratio चूंकि भी हमने कैलकुलेट नहीं की, लेकिन वो कह रहे हैं कि गेयर, मैंने आज डिस्कस भी किया था कि गेयरिंग रेशियो का मतलब है लोन लेने की कैपेबिलिटी। तो आगे जाके डिस्कस करते हैं। वो कह रहा है, वैसे बता रहा है कि गेयरिंग रेशियो चूंकि हमारी कम है, इसका मतलब है हमने लोन भी कम रखे हुए। तो कहता है शायद इसकी वजह से हमें शॉर्ट टर्म लोन्स लेने पड़ गए होंगे। शॉर्ट टर्म लोन्स लेने की वजह से क्या हुआ होगा, मेरी करंट लायबिलिटी बढ़ गई होगी, करंट लायबिलिटी भी बढ़ी है और दूसरी तरफ कैश भी बढ़ा है। तो दोनों तरफ से चूंकि बढ़ गए इसलिए शायद मेरी जो करंट रेशियो है वो कम नजर आ रही होगी। एक तो ये फैक्टर। दूसरा फैक्टर मैंने डिस्कस ये भी आपसे किया था कि हमने इन्वेंट्री का लेवल बहुत लो रखा हुआ है, हम ज्यादा इन्वेंट्री अपने पास नहीं रखते। और तीसरा फैक्टर यह है कि मैंने जो क्रेडिट टर्म्स है अपने रिसीवेबल को, वो 90 दिन का टाइम नहीं दिया हुआ, बल्कि मैंने कहा हुआ भाई हर 20 दिन के बाद आप मुझे पैसे वापस करेंगे। तो करंट रेशो कम होने की ये दो तीन रीजंस आप याद कर लें, लिख भी लें, ये कहीं पर भी डिस्कस की जा सकती हैं। ये सारे पॉइंट्स वैसे अच्छे हैं, ये कहीं पर भी डिस्कस किए जाते हैं। अगर यही बढ़ रही हो तो इनको उल्ट शो कर दें सब चीजों को, और जैसे ये अगर कम है तो इसको कम में भी सारी चीजें यूज हो सकती हैं जी। करंट रेशो क्लियर है जी? यस सर। ओके जी। ले जी, नेक्स्ट कम्स के हमने कौन सी रेशो, गेयरिंग रेशो। गेयरिंग रेशो मैंने आपसे कहा था व्हाट इज गेयरिंग रेशो। गेयरिंग रेशो का मतलब है मेरी कंपनी में डेट लेने की मेरी क्या कैपेबिलिटी है, यानी मुझे डेट्स कितने मिले हुए हैं, क्या रेशो है मेरी। अगर आप इंडस्ट्री में देखें तो रेशो क्या नजर आ रही है, 50:50। इसका क्या मतलब है, कंपनी ने 50% डेट्स रखे हुए हैं और 50% इक्विटी रखी हुई है। गेयरिंग रेशियो यही होती है, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर बताती है आपकी
कि आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, आपके पास जो टोटल पैसे, उसमें आपके अपने पास कितने पैसे हैं और लोगों के कितने पैसे हैं। तो यहां पर उसने 50-50 बताया हुआ, इंडस्ट्री 50-50 रखती है। हमारे क्या हालात हैं, गेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट की जाती है, डेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट्स। तो मैं देख लेता हूं जी मेरे पास डेट्स कितने हैं, मैं बैलेंस शीट में जाता हूं। डेट्स का मतलब है नॉन करंट लायबिलिटी। तो मेरे डेट्स हैं जी नॉन करंट लायबिलिटीज 3000, और मेरी इक्विटी कितनी है जी, इक्विटी मेरी ये नजर आ रही है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स 5000। तो डेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी या डेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट्स, ये दो रेशियोज हमने कैलकुलेट की थी ना। आप दोनों ही कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आप कोशिश करें कि डेट्स यानी 3000 डिवाइडेड बाय डेट्स प्लस इक्विटी यानी 3000 प्लस 1000 प्लस 4000। टोटल फाइनेंसिंग कितनी है, 4000 प्लस 1000 5000 प्लस 3000 8000। इस 8000 में से 3000 मेरे डेट्स हैं और 5000 जो है मेरी इक्विटी है। तो यहीं से मुझे नजर आ रहा है कि मेरे डेट्स जो है वो मेरी इक्विटी से कम है। लेकिन मैं जाता हूं तो मैं देखता हूं कि इसकी परसेंटेज क्या कैलकुलेट की हुई है। डोंट फॉरगेट कि उसकी 50-50 है। ये देखें गेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट हुई है, 3000 डिवाइडेड बाय 3000 प्लस 5000। ठीक हो गया जी, यानी डेट्स डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। तो ये परसेंटेज मेरी कितनी निकली, 37.5%। यानी मेरे पास जो डेट्स हैं 100 में से 37 रुपए के डेट्स हैं, जबकि 100 में से 62.5% जो है वो इक्विटी है। स्क्रीन नजर आ रही है जी? जी सर। ओके ओके। अच्छा जी, ये आ गए। अच्छा, यहां पर भी पहला काम आपने क्या किया, पहला काम हमने कैलकुलेट किया। कैलकुलेट किया तो हमें पता चला हमारे जो डेट्स हैं, डेट और इक्विटी की हमारी रेशो जो है वो तकरीबन 38 और 62 की है। जबकि इंडस्ट्री में ये 50-50 रखी जाती है। 50% डेट्स होते हैं और 50% आपका अपना पैसा, 50% लोगों का पैसा। यहाँ पर आपका 63 तकरीबन अपना है और 37 लोगों का। तो इसका मतलब है अगर हम गौर करें तो हमारी जो डेट्स लेने की कैपेबिलिटी है वो कम है, जबकि इंडस्ट्री की डेट्स लेने की कैपेबिलिटी ज्यादा है। इसमें वंस अगेन अगर वो जो अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि क्योंकि हमारे प्रॉफिट्स कम है, डोंट फॉरगेट कि हमें लोन सिर्फ तब मिलेंगे अगर हमारी ये रेशोज हाई हैं। अगर ये रेशो हाई नहीं है तो यहां पर तो को ना रखे, बैंक कभी भी आपको पैसे नहीं देंगे। क्योंकि प्रॉफिट ही हमारे इतने थोड़े हैं, बैंक कभी भी आपको पैसा देने का रिस्क नहीं लेंगे। तो इस वजह से एक तो ये सबसे पहली रीजन तो ये है कि चूंकि प्रॉफिट बहुत कम है, इसलिए मेरे पास इक्विटी भी कम नजर, सॉरी डेट्स भी कम नजर आ रहे हैं कि लोगों ने हमें पैसे देने से ज्यादा कोई बहुत ज्यादा हमारे पास हमारे साथ तावन नहीं किया। दूसरा ये हो सकता है कि मुमकिन है हमने जानबूझकर इक्विटी ज्यादा इशू की हो, यानी हमें उन दिनों में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई हो, तो हमने कोशिश की है कि हम इक्विटी को इशू कर दें। तो ये, और तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि मुमकिन है हमने एसेट्स, हमारे पास ऑलरेडी एसेट नए हैं, हमें एसेट खरीदने के लिए कैश की इतनी जरूरत ही ना पड़ी हो। तो ये फैक्टर्स कुछ जो हैं ये आप वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। इसको भी देख लेते हैं जी। गियरिंग रेशो को उसने क्या किया जी, कहते हैं जी गियरिंग रेशियो जो है हमारी लोअर देन इंडस्ट्री है, डिफिकल्टी इन रेजिंग लोन फाइनेंस फ्रॉम द बैंक ड्यू टू लो प्रॉफिट्स, जो मैंने डिस्कस किया जी कि हमारे प्रॉफिट्स उनके कम है तो वो हमें पैसे नहीं देंगे। रनिंग फाइनेंस और एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम सप्लायर्स आर अवेलेबल फॉर बीएल। कहता है ये दूसरी हमें ऑप्शन ये भी है कि चूंकि शॉर्ट टर्म लोन्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं, हमने वो लोन ज्यादा लिए हुए हैं, तो शायद लॉन्ग टर्म की इसलिए जरूरत ही पेश नहीं आई। तो लॉन्ग टर्म लोन्स में आप ये चीजें लिख सकते हैं, एक तो लो प्रॉफिट की वजह से, दूसरा शॉर्ट टर्म लोन्स हमें शायद आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए हमें लॉन्ग टर्म लोन लेने नहीं पड़े। बात क्लियर है जी? जी सर। ओके जी। नेक्स्ट कम्स रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स। देखिए रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट का मतलब है हमारे
जो प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नॉन करंट एसेट, टोटल नॉन करंट एसेट। यह क्या बताएंगे, हमने 1 रुपया का प्रॉफिट, अगर 100 रुपया का अगर प्रॉफिट नॉन करंट एसेट लगाए अपने बिजनेस में, तो वो हमें कितना प्रॉफिट वापस कर रहे हैं। इंडस्ट्री जो है उसकी परसेंटेज कितनी नजर आ रही है। अगर हम 100 रुपया लगाते हैं उसमें इंडस्ट्री में नॉन करंट, 100 रुपए के नॉन करंट एसेट देते हैं, तो वो आपको 32.9% प्रॉफिट कैलकुलेट करके देता है, प्रॉफिट के नॉन करंट एसेट के हिसाब से। तो यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि इंडस्ट्री तो 32.9% है, हमारा कितना है। इसके लिए वी नीड पीबीआईटी एंड वी नीड नॉन करंट एसेट। जो नॉन करंट एसेट के ऊपर जो प्रॉफिट चाहिए होती है वो पीबीआईटी चाहिए होती है। तो जो पीबीआईटी है वो यहां से हम देख लेते हैं। देखिए यहां पर एक और चीज कीजिएगा, अक्सर क्वेश्चन में ये देखा है उसने पीबीआईटी नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर हम ये नॉन कर, इसमें से इंटरेस्ट निकला हुआ है, अगर मुझे चाहिए क्या जी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो मैं क्या करूंगा, इसमें इंटरेस्ट ऐड बैक कर दूंगा, तो वो क्या बन जाएगा, पीबीआईटी। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, इसमें जो फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट है ये ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, पीबीआईटी। क्योंकि मुझे इस रेशो के लिए प्रॉफिट नहीं चाहिए बल्कि पीबीआईटी चाहिए। तो मैं वापस जाता हूँ, यहां पर देखें जी, ये देखें जी, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट में ये देखें, ये दरअसल उसने पीबीआईटी बनाया जी, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट 75,000 के ऊपर नजर आ रहे हैं बैलेंस शीट में। देखिए हमारा कितना शो हो रहा है, 21.3%, विच मीन्स हमारी जो नॉन करंट एसेट है वो हमें 100 के बदले में 21 रुपए का प्रॉफिट दे रहे हैं, विच इज स्टिल गुड, लेकिन इंडस्ट्री के हिसाब से कम है। इसका मतलब है शायद हमारे जो एसेट्स हैं वो उतने अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं हो रहे जिस तरह से पहले यूटिलाइज होते हैं। मैं इसकी भी शो कर देता हूं जी आपके लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम ऊपर थोड़ा नजर आ रहा है। ये देखिए लोअर देन इंडस्ट्री जी, ये रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट, क्योंकि लोअर प्रॉफिट्स मार्जिन है, ये तो पहले ही हमें भी पता है। रिलेटिवली न्यू नॉन करंट एसेट हैव हायर कैरिंग वैल्यू, तो चूंकि हमें शायद कह रहे जी वो, चूंकि नए एसेट्स हैं तो डिप्रिसिएशन नए एसेट की थोड़ी सी ज्यादा होती है, इस वजह से भी शायद वो कहता है कि हमें प्रॉफिट्स, जो हमारे प्रॉफिट है वो कम शो हो रहे हैं, इस वजह से भी। राइट जी, कैरिंग वैल्यू नए एसेट की जरा थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि शुरू के दिनों में आपने देखा होगा एसेट ज्यादा यूज होते हैं, उस वजह से भी होता है। तो जब भी रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट को आपने डिस्कस करना हो, तो आप बताएं कि ये एक तो लोअर प्रॉफिट मार्जिन की वजह से ये हमारी इसकी रेशो कम नजर आ रही है। जाहिर है हमने 3.5% सिर्फ प्रॉफिट है, तो ऊपर यानी न्यूमिनेटर ही कम होगा, तो उसी हिसाब से रेशो भी कम आएगी आपकी। राइट जी, एक तो लो प्रॉफिट की वजह से, दूसरा जो नए एसेट हैं वो जरा जल्दी डेप्रिशिएट होते हैं, उनकी कैरिंग वैल्यू जरा हाई होती है, उस वजह से भी, यानी न्यूमिनेटर भी आपका, डिनोमिनेटर भी हाई है और न्यूमिनेटर कम है, उसकी वजह से रेशो कम नजर आ रही है। राइट जी, टाइम थोड़ा है, आई होप ये बात अंडरस्टैंड आपने कर ली। तीसरी रेशो जो है, विच सेकंड लास्ट रेशो, विच इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको बताया था, व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी प्लस, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज या डेट्स। तो यहां पर भी इसकी रेशियो जो होती है वो क्या होती है, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या बताएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज द टोटल फाइनेंसिंग जो हमने लगाया होता है बिजनेस में पैसा। इसकी रेशियो जो बताती है, ये जैसे यहाँ पर 27.4% नजर आ रही है आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये क्या बता रही है, कंपनी ने अगर 100 रुपया लगाया है टोटल, तो उसके बदले में उसे वापस कितना मिल रहा है, 27 रुपए। राइट जी, हम भी देख लेते हैं हमारा कितना है जी रेशो, जरा नीचे चलते हैं, ये देखें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में देखें, ये देखें पीबीआईटी वैसे ही कैलकुलेट किया हुआ जैसे हमने कैलकुलेट किया था, पीबीटी में इंटरेस्ट ऐड कर दिया तो पीबीआईटी बन गया, और ये टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, ये इक्विटी प्लस लायबिलिटी होगा। इसको अगर आप देखना चाहें तो मैं दिखा देता हूं आपको, ये इक्विटी प्लस लायबिलिटी होगा। वेयर इज इक्विटी जी, ये इक्विटी है, ठीक हो गई जी, 5,000 की, और नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है, 3,000 की। तो इन दोनों को मिलाकर ये कितना नजर आ रहा है जी, 8,000 का। इसीलिए ये देखें जी, आपको जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है
वो कितना नजर आता है, PBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना है, 20%। अगर हम 100 रुपया लगाते हैं तो हमें 20 रुपए वापस मिलते हैं प्रॉफिट की सूरत में, जबकि इंडस्ट्री में कितने हैं, 27। यहाँ पर भी सेम दी जा सकती है। एक तो ये है कि चूंकि हमारे प्रॉफिट कम थे, इस वजह से कैपिटल एम्प्लॉयड भी सॉरी हमारी जो रेशियो है वो भी कम नजर आ रही है। और दूसरा ये है कि हम ऐन मुमकिन है हमारी जो इक्विटी है वो थोड़ी सी ज्यादा हो गई हो, इक्विटी के डिनोमिनेटर की ज्यादा होने की वजह से भी हमारे जो शेयर्स हैं और सॉरी जो ये रेशियो है ये कम हो सकती है। इसको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, मेरे पास टाइम लेस देन 1 मिनट रह गया जी। ये देखें, लोअर देन इंडस्ट्री है जी, और चूंकि लोअर प्रॉफिट मार्जिन है और हायर शेयर होल्डर इक्विटी है, क्योंकि इक्विटी ज्यादा है और लोअर प्रॉफिट मार्जिन है, इसकी वजह से ये आपको ये जो रेशियो है ये कम नजर आ रही है। आखिरी वाली है जी, सिर्फ रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो होती है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो ली जाती है, दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल, सो ओनली इक्विटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो ये क्या है जी, ये भी देख लेते हैं कितनी आई है जी। ये देखें जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 805 और सिर्फ इक्विटी, तो मार्केट में इंडस्ट्री 31% है और हमारी 16% है, विच इज लोअर। वंस अगेन किसकी वजह से होगी, क्योंकि प्रॉफिट कम है और इक्विटी भी थोड़ी सी ज्यादा है, तो उस वजह से शायद ये नजर आ रही होगी। आई एम सॉरी, ये सेशन खत्म होने लगा है, मैं दोबारा आता हूँ।